भी आप सभी का मैं अपने मंच सक्सेस पॉइंट @ पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। कि आप जानते हैं आरओ की वैकेंसी आ चुकी है और उसी के तहत हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री का भी पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के तहत हम लोगों ने 26 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है। आज हम 27वें क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। उसी में का एक और टॉपिक है, या टॉपिक कह लीजिए या आगे का पार्ट कह लीजिए। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखिए, ये बहुत ही शानदार सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सबके समक्ष जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के मेहनत करिए, लक्ष्य को बांध के चलिए। जितनी अच्छी मेहनत होगी उतना जल्दी आपको लक्ष्य आपको हासिल होगा। मेरी प्रार्थना ईश्वर से यही है कि आप सबका लक्ष्य हासिल हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए, पहले प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर यूरेनस, बताइए। पहला प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर यूरेनस। आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सूर्य से, ग्रहों को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में। बताइए, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, तो आइए देखते हैं। बढ़ते हुए अगर हम क्रम की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है आपका बृहस्पति। तो आइए इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले आता है आपका बुध। बुध को आपको क्या कहते हैं? यानी कि आपका पहले आएगा आपका पृथ्वी। बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं, ग्रहों की सूर्य से बढ़ती हुई दूरी। तो इसमें क्या है? सबसे पहले आपका पृथ्वी है तो आपके 9 में कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून या फिर प्लूटो। जो आपका यूरेनस है वो शनि के बाद आता है। और यहाँ पे क्या है? तो पहले आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका आता है यूरेनस, यूरेनस के बाद क्या आता है आपका? प्लूटो। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा आपका? पहले नंबर पे आएगा आपका पृथ्वी, दूसरे नंबर पे आपका बृहस्पति, तीसरे नंबर पे आपका यूरेनस और चौथे नंबर पे आपका क्या आएगा? यूरेनस। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4, 1, यानी ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? देखिए, बुध भी है, शुक्र भी है, फ्लोरिडा भी है और शनि भी। तो आपका जो सौरमंडल का जो ग्रह नहीं है वो आपका क्या है? फ्लोरिडा। बात समझ में आ रही है? कौन सा ग्रह है आपका? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा क्या है? ये एक अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की? यूएसए की। चलिए, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, शनि और पृथ्वी, बृहस्पति और शनि या फिर वरुण और पृथ्वी। तो जो मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं वो आपके आते हैं पृथ्वी और शनि। पृथ्वी और शनि यानी कि आपका सी
क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था, केवल द्रव अवस्था, केवल गैसीय अवस्था या फिर द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाएं होती हैं, यानी कि द्रव और गैसीय दो अवस्थाएं होती हैं एक साथ। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। आगे है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा। तो आपका जो सूर्य की उत्पन्न ऊर्जा है वो आपकी उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। बात समझ में आ रही है? तो आपका सी क्या हो जाएगा, आपका माफ़ कीजिएगा, तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पथचिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो जो हीरक वलय दृश्य होता है इसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर, यानी केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर। आगे चलते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? आपको बताना है केवल पूर्णिमा के दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा या फिर अमावस्या को। तो जो सूर्य ग्रहण होता है ये होता है प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी कि अमावस्या। चलिए, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रभाव जो मंडल है, सौर मंडल, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, यानी कि सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो आपके ऑप्शन है स्त्री मेघों में, जलवाष्प में। दोस्तों ये स्त्री होगा, स्त्री होगा ये, स्त्री के मेघों के जलवाष्प में, पक्षाप कपासी मेघों के हिम स्फुटिकों में, पक्षाप मेघों के हिम स्फटिकों में, स्त्री मेघों के धूल कणों में। तो सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, यह आपका होगा पच्छाप कपासी मेघों के हिम स्फटिकों से, यानी बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते उन्हें क्या कहते हैं? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या फिर वृष। तो जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो होता है सप्तऋषि, यानी कि सप्तऋषि ए पे है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 4 जनवरी को, 4 जुलाई को, यानी कि 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को या फिर 21 सितंबर को। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक मानी जाती है, ये आपकी आती है 3 जनवरी को। कब आती है? 3 जनवरी को। और ये जो 3 जनवरी करीब आती है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है उपसौर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है उपसौर के नाम से। और जो 4 जुलाई को होते हैं, पृथ्वी सबसे दूर मानी जाती है 4 जुलाई को, इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। तो आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धारा को क्या कहते हैं? सौर पवन, ध्रुवी पवन, अगुलहास की धारा या इरमंगर की धारा। तो सूर्य के कोरोना से, देखिए ध्रुवी पवन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि सूर्य की बात हो रही है। अगुलहास की धारा ये आपके किससे संबंधित है, ये बताएं, कमेंट करके बताइए। अगुलहास की धारा किससे संबंधित है और इरमंगर की धारा किससे संबंधित है? मैंने सूर्य के कोरोना से निकलने वाली जो प्रोटॉन की धारा है उसको क्या कहते हैं? सौर पवन, ध्रुवी पवन, अगुलहास की धारा या फिर इरमंगर की धारा। कमेंट करके बताइएगा कि अगुलहास की धारा कहाँ की धारा है? बताइए, अगुलहास की धारा कहाँ की धारा है? बताइए। ये आपके अगुलहास की जो धारा पड़ती है ये कि गर्म धाराएं होती हैं जो कि महासागरों में चलती हैं, दक्षिण अफ्रीका के। बात समझ में आ रही है? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, यानी कि सौर पवन हो जाएगा। चलिए, सौर मंडल में उपस्थित ग्रह में से सबसे कौन सा ग्रह जो क्षुद्र ग्रह नहीं है? ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो क्षुद्र ग्रह नहीं है? प्लूटो, चेरान, चेरस या फिर धूमकेतु।
देखिए शुद्ध ग्रह में तो आपका कौन कौन सा आता है, आपका प्लूटो भी आएगा, चेरान भी आएगा, सेरस भी आएगा, लेकिन धूमकेतु नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, एक उच्चत तारा है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, प्लूटो, बुध, पृथ्वी या शनि। तो जो बुध ग्रह होता है वो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, यानी 84 दिन में। कितने दिनों में, 84 दिनों में, या करीब करीब जो डेटा चेंज होते रहते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर हम बुध की बात करते हैं तो ये आपका लगभग आता है, आपका माफ़ कीजिएगा, बुध की जो बात होती है, जो सूर्य सबसे कम समय चक्कर लगाता है, ये आपका होता है 87.96 यानी कि 88 दिनों में। माफ़ कीजिएगा, बुध का क्या होता है आपका 88 दिन होगा। अरुण जो होता है वो आपका 84 दिन लगाती है। अरुण जो है पृथ्वी चक्कर लगाने में 84 दिन लगाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, पृथ्वी 365 दिन, शनि कितनी लगाती है, 29 यानी 30 दिन लगाती है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, नेपच्यून या फिर प्लूटो। तो ये जो ग्रह है वो आपका कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो होता है आपका बुध। दोस्तों कौन सा होता है, बुध। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कब किया गया था, 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में। तो प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में बाहर कर दिया गया था। बात समझ में आ रही है। 2006 में क्या किया गया था, इसको बाहर कर दिया गया था, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। चलिए, किस संघ के द्वारा प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ संघ, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाहर कर दिया गया था वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह पर कौन सा बेसिन पाया जाता है, कैलोरीज बेसिन, मैक्सवेल बेसिन, कांगो बेसिन या फिर गंगा बेसिन। तो जो बेसिन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कैलोरीज बेसिन। यानी बुध ग्रह पर कौन से बेसिन पाया जाता है, वो आपको पाया जाता है कैलोरीज बेसिन। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह किसको माना जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो ये माना जाता है आपके शुक्र ग्रह को। तो बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक उच्च स्तर है। बात समझ आ रही है। इनका होना अत्यधिक असंभव है। और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक क्या है, उच्च स्तर, यानी कि शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं ए या आर, दोनों सही हैं। और आर जो कारण है वो एक ए का सही व्याख्या करता है, और ए और आर यानी कथन कारण दोनों सही हैं, जबकि कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। और कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और कथन गलत है लेकिन कारण सही है। बताइए। तो अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक संभव क्या है, अत्यधिक असंभव है। बिल्कुल, हम शुक्र ग्रह पर रहना असंभव है क्योंकि वो बहुत गर्म ग्रह माना जाता है। इसलिए जो है आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि माफ़ कीजिएगा, आते शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना क्या है, असंभव है। तो ये क्या हो जाएगा, सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर है, ये भी सही है। और अगर कारण की हम बात करते हैं तो कारण जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जीवन जीना असंभव है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, शुक्र, मंगल, प्लूटो या शनि। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो होती है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया था, प्लूटो, शनि, मंगल या शुक्र।
तो जो मैगलन अंतरिक्ष यान था वो शुक्र ग्रह की क्या करता था, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सब क्या करता था, खोज करके उसने चित्र भेजी थी। कौन सा यान था वो? मैगलन अंतरिक्ष यान। बात समझ में आ रही है? और ये जो अंतरिक्ष यान था ये किसके लिए था? शुक्र के लिए था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैगलन अंतरिक्ष यान जो है वो रडार मैपिंग मिशन के तहत भेजा गया था। कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 1989 को। और इसने क्या किया था, चारों ओर 1990 से 94 तक चक्कर लगाया था। इसका नामकरण किया गया था, किस खोजकर्ता ने किया था? फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इनकी खोज की थी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कापरनिक्स, गैलीलियो या फिर टालमी ने? तो अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है? तो ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है सेलेनोलॉजी, न्यूमे न्यूमिस्मेटिक और कैरोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, आइए देखते हैं कि कैरोलॉजी तो भूगोल से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? न्यूमिस्मेटिक जो है वो आपके सिक्कों का अध्ययन करती है। किसकी अध्ययन करती है? सिक्कों का अध्ययन करती है। जबकि हम चंद्रमा की पर्सनली बात करें कि उसकी आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन इसमें किया जाता है, तो होता है आपका दोस्तों, वो आपका होता है सेलेनोलॉजी। यानी ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो वो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो वो दूसरा पाया जाता है आपके लोहा। बात समझ में आ रही है? पहला क्या पाया जाता है आपका? लोहा, यानी ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन बहुत पसंद आएगा। देखिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। RARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, UPSC, UPPSC, उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का सेशन पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। फिर मिलते हैं आगे के पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।